आतिशी बादल आखिरी हिस्सा। राफिया सुमनाफ शिद्दत से बोर हो रही थी। महकमा खारजे का ऑफिसर टीआई सिद्दीकी बुरी तरह जान को आ गया था। सुबह हुई तो मौजूद, शाम को होटल वापस आई तो देखिए लॉन्च में बैठे इंतजार फरमा रहे हैं। उधर प्रोफेसर था कि उसे वक्त देने के सिलसिले में कोई वाज़ेह जवाब नहीं देता था। कभी कहता अभी सितारे मुवाफिक नहीं है, कभी कहता इस तरह फौरी तौर पर मिल लेने में बेवकती होगी। राफिया उसे समझाने की कोशिश करती कि वो इस सूरत हाल को ज्यादा अरसे तक बर्दाश्त न कर सकेगी। विलानी मुस्कुराकर सर हिलाता और उसे दूसरी बातों में उलझाकर उस मौजू को सिरे से उड़ा ही देता। इधर राफिया महसूस करने लगी थी कि टीआई सिद्दीकी भी अब प्रोफेसर से मिलने के लिए इतना बेताब नहीं जितना कि खुद उसके साथ वक्त गुजारने के लिए रहता है। ये एक दराज कद और सेहतमंद आदमी था। उम्र 40 और 50 के दरमियान रही होगी। वैसे तो साफ सुथरी आदत वाला मालूम होता था, लेकिन औरतों के मामले में उन लोगों से मुख्तलिफ नहीं हो सकता था जो अपनी मासूमियत और बचकाना इफ्तात तबा का मुजाहरा करके उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश करते हैं और फिर इस तरह अपना हक जताते हैं जैसे वो सिर्फ उन्हीं के लिए पैदा की गई हों। एक हफ्ते से वो दिन में 2 बार उससे मिल रहा था। आज भी ठीक उसी वक्त नाजिल हुआ जब वो काम पर जाने के लिए तैयार थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनकर उसका मूड बिगड़ गया। जहन में कई बुरे अल्फाज मिस्टर टीआई सिद्दीकी के लिए गूंजे, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि दरवाजा खोलते ही उसे अखलाकन मुस्कुराना भी पड़ेगा और जवाब में मिस्टर सिद्दीकी की बत्तीसी का दीदार लाजमी ठहरा। कमबख्त को हंसने का भी सलीका नहीं। राफिया को ऐसी हंसी बेहद गिरा गुजरती थी जिसमें दांतों के साथ मसूड़े तक दिखाई देने लगे। बहरहाल उसने दरवाजा खोला, मुस्कुराई और मिस्टर सिद्दीकी के दांत निकल पड़े। क्या बताऊं, फिर तकलीफ का बाज बना। कोई बात नहीं। राफिया को फिर अखलाकन मुस्कुराना पड़ा। वैसे वो सोच रही थी काश वापसी में वो किसी हादसे का शिकार हो जाए कि शाम की बोरियत का बास न बन सके। तशरीफ लाइए, वो पीछे हटते हुए बोली। विलानी ने पहले ही कह रखा था कि अगर वो सिद्दीकी की वजह से देर से भी काम पर पहुंचेगी तो उसे कोई एतराज ना होगा। सचमुच बेहद शर्मिंदा हूँ मोहतरमा सुमनाफ, लेकिन क्या करूँ, हालात ऐसे ही हैं। क्या आपने पिछली शाम प्रोफेसर से फोन पर बात की थी? राब्ता कायम नहीं हो सका था। तशरीफ रखिए। दरअसल होटल के फोन की लाइन में कोई खराबी है। इधर नंबर मिले और उधर किसी तरफ से कोई दूसरी लाइन आ मिली। अब आप ही 2 आदमियों की गुफ्तगू सुनते रहिए। बदनसीबी है मेरी, वो ठंडी सांस लेकर बोला। पिछली रात मालूम हुआ है कि मुझसे कई साल जूनियर आदमी की तरक्की होने वाली है और पोस्ट पर मेरा हक है, लेकिन अकर बनवाजी का चक्कर शायद मुझे इससे महरूम ही रखे। देखिए अब ऐसे वक्त में अगर प्रोफेसर से मुलाकात ना हो सकी तो फिर कोई फायदा नहीं। मैं क्या करूं मिस्टर सिद्दीकी, बेबस हूं इस मामले में। प्रोफेसर मर्जी के मालिक हैं, जब कुछ चाहेंगे तभी मिलेंगे आपसे। वो कहते हैं अफसरों का मामला है, जब सितारे मुवाफिक होंगे तभी मिलूंगा। लेकिन अगर ये तरक्की किसी दूसरे को मिल गई, आप ख्वामखा फिक्रमंद होते हैं। अगर ऐसी कोई बात हो भी गई तो प्रोफेसर कोई राह निकाल लेंगे। सितारे नामुवाफिक हो जाने के बाद तो उन्होंने लोगों के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अकल दंग रह जाती है। उनके सितारे या मेरे, दोनों के मुताबिकत और मुवाफिकत हो जाने के बाद ही काम बनते हैं। खैर, वो मुर्दा सी आवाज में बोला। राफिया सोचने लगी, बात खत्म हो गई, मगर ये मरदूद अब कुर्सी से चिपक कर रह जाएगा। कुछ देर खामोशी रही, फिर सिद्दीकी बोला, मैं शाम को फिर आऊंगा। क्या आप मेरे साथ एक वैरायटी शो में चलना पसंद करेंगी? राफिया सन्नाटे में आ गई। भला क्या तक थी वो इससे प्रोफेसर की सेक्रेटरी की हैसियत से मिलती थी और इन मुलाकातों की नौयत महज कारोबारी थी, वरना वो तो यहाँ आने से कबल भी अलग थलग जिंदगी गुजारने की आदी रही थी। उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा था, लिहाजा इस किस्म की दावत उसे कुछ अच्छी न लगी। उसने सोचा इस मसले पर प्रोफेसर से बात किए बगैर कोई फैसला कुन जवाब न देना चाहिए। हो सकता है कि वो प्रोफेसर की मर्जी से मुताबिकत न रखता हो। देखिए, मैं भी जवाब नहीं दे सकती। पता नहीं शाम को भी कितनी देर तक मसरूफियत रहे। राफिया ने कुछ देर बाद कहा, ठीक है, मैं शाम को आपसे मालूम कर लूंगा। इस जवाब पर राफिया झुंझला सी गई। कंबा का ढीठ ही मालूम होता है, कोई और होता तो उजर लिंग समझकर खामोशी ही इख्तियार करता। बहरहाल वो उसके उठ जाने की मुंतजिर रही, लेकिन आधा घंटा गुजर जाने पर भी उसने रुखसत हो जाने का इरादा जाहिर नहीं किया। आखिर उसे घड़ी देखते हुए कहना ही पड़ा कि उसे 10 मिनट कबल काम पर पहुंच जाना चाहिए था। ओ,
ख्याल ही ना रहा बातों में, मुझे भी एक जगह पहुंचना है, सिद्दीकी ने भी घड़ी देखते हुए कहा। और फिर वो साथ ही कमरे से बाहर निकले। होटल की इमारत 3 मंजिला थी। लिफ्ट सिस्टम नहीं था। राफिया तीसरी मंजिल पर थी। वो दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी राहदारी तय करनी पड़ती थी। जैसे ही वो दूसरे सिरे पर पहुंचे, उन्हें जीनों से एक आदमी लुढ़कता नजर आया। उसके साथ ही 3-4 मुजल्लद किताबें भी फिसलती जा रही थी। देखते ही देखते वो दूसरी मंजिल की राहदारी में जा पड़ा। ये दोनों भी तेजी से जीने तय करने लगे। राफिया ने महसूस किया था कि वो गिर जाने के बाद उठ बैठने में कामयाब नहीं हो रहा, और उठ बैठने के लिए ये जद्दोजहद कुछ ऐसी ही लग रही थी जैसे कोई बेहोश होता हुआ आदमी बेबसी से हाथ पैर मार रहा हो। अरे मदद कीजिए, उठाइए, राफिया ने मौकलाए हुए लहजे में कहा। जी हाँ, सिद्दीकी गिर जाने वाले पर झुकता हुआ बोला। उसने उसे उठाकर सीधा करने की कोशिश, लेकिन उसके घुटने मुड़ गए। आंखें खुली हुई थी, पलकें भी झपका रहा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कुछ दिखाई ना दे रहा हो। मिस्टर होश में आइए, सिद्दीकी ने उसके कान के करीब मुंह ले जाकर कहा और बदस्तूर उसकी बगलों में हाथ दिए उठाए रहा। मैं होश में हूँ, उसने भराई हुई आवाज में कहा। मेरी ऐनक, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐनक सामने ही पड़ी थी। सिद्दीकी ने राफिया से अंग्रेजी में कहा, जरा वो ऐनक उठाकर लगा दीजिए, ये देख नहीं सकते। नौजवान के पैर अब पूरी तरह फर्श पर टिक गए थे और वो अपनी ही कुव्वत से खड़ा हुआ था। राफिया ने झपटकर ऐनक उठाई और उसके लगा दी। ये एक नौजवान आदमी था, खुश शक्ल और खुश लिबास भी था, लेकिन राफिया ने उसमें कोई ऐसी बात महसूस की जो आमतौर पर नहीं पाई जाती। उसने झुककर उसकी किताबें भी उठाई। बराह करम मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दीजिए, नौजवान ने नहीब सी आवाज में कहा। मैं तन्हा जीने तय न कर सकूंगा। जरूर, सिद्दीकी बोला। फिर उसने राफिया को अंग्रेजी में उस नौजवान की ख्वाहिश से आगाह कर दिया। नौजवान ने बताया कि वो तीसरी मंजिल पर रहता है। कमरे के नंबर से राफिया ने अंदाजा लगाया कि वो उसके करीब ही होगा। दोनों ने सहारा देकर उससे जीने तय कराए और कमरे तक पहुंचाया। कहीं चोट तो नहीं आई? राफिया ने पूछा। जी हाँ, घुटनों में। अक्सर मेरा सर चकरा जाता है, पैर लड़खड़ाते हैं और चलते चलते गिर जाता हूँ। उसने कुछ ऐसी मासूमियत से कहा कि राफिया का दिल रहम के जज्बे से मामूर हो गया। अगर जरूरत हो तो डॉक्टर। जी नहीं शुक्रिया, ये तो होता ही रहता है। घुटनों में ज्यादा चोट नहीं आई, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। आपके साथ और कोई नहीं है? सिद्दीकी ने पूछा। जी नहीं, ऐसी सूरत में तो आपको तन्हा ना रहना चाहिए। राफिया की वजह से सिद्दीकी शायद तौन व करहन गुफ्तगू को तूल दे रहा था। मैं एमए फाइनल का तालिबे इल्म हूँ, नौजवान बोला। हॉस्टल में जगह नहीं मिली थी, इसलिए मजबूरन यहाँ रिहाइश इख्तियार करनी पड़ी। वो दोनों कुछ देर उसके हालात पर अफसोस करते रहे, फिर कमरे से निकल आए। उसके बाद दोनों की राहें अलग हो गईं। राफिया टैक्सी में बैठकर मॉडल कॉलोनी की तरफ रवाना हो गई थी। रास्ता भर उसी नौजवान के बारे में सोचती रही। कितनी बेबसी की हालत में था, खतरनाक मर्ज है, अक्सर राह चलते भी गिर पड़ता होगा। सूरत से मालूम होता है कि ज्यादातर सोचते रहने का आदी है। चेहरे पर इल्म का नूर था। ओटो विलानी अपनी मेज पर नजर आया। उसे देर हो जाने की बिना पर शायद खुद ही डाक लेकर बैठ गया था। मुझे अफसोस है प्रोफेसर, राफिया ने उसे अपना काम करते देखकर कहा। वो आ गया था, सिद्दीकी बातों में उलझाए रहा। कोई बात नहीं, उस सूरत में भी तुम बिजनेस ही से मुतालिक एक फर्ज अदा करती रही हो। लेकिन प्रोफेसर, वो कुछ कहते कहते रुक गई। हाँ कहो। मुझे ये आदमी कतई पसंद नहीं। मुमकिन है मुझे भी पसंद ना आए, पर इससे क्या? राफिया ने झुंझलाहट में कोई तलक जवाब देना चाहा, लेकिन फिर खामोश रही। वैसे नागवारी के असरात उसके चेहरे पर मौजूद थे। विलानी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। कुछ देर बाद राफिया ने गुस्सीली आवाज में कहा, वो आज शाम को मुझे किसी वैरायटी शो में ले जाना चाहता है, चली जाना। विलानी ने लापरवाही से कहा। मैं इसे पसंद नहीं करती, तुम जानो। इसकी गर्ज वो गायद मैं तुम पर पहले ही वाजे कर चुका हूँ। एक बार आपने मुझसे कहा था कि मेरे बारे में काफी छानबीन करने के बाद आपने मुझे इस मुलाजिमत का ऑफर दिया था। ये दुरुस्त भी है। लिहाजा आप जानते ही होंगे कि मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा और मैं अपनी शाम में तन्हाई गुजारती रही हूँ। मैं इसे भी तस्लीम करता हूँ। तो फिर मेरी राय है कि तुम इसकी दावत कबूल कर लो। इससे तुम्हारे किरदार पर हरफ नहीं आ सकता, क्योंकि तुम तिजारती मसाले के बिना पर ऐसा करोगी।
सवाल ये है कि हम ऐसी तिजारत में हाथी क्यों लगाएं जिसके लिए अपनी सतह से गिरना पड़े। ओ, तो क्या हम यहाँ कमाई हुई रकम यहीं छोड़ जाएंगे? मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि इस रकम को स्टर्लिंग में तब्दील कराना है और ये सरकारी अफसरों से मेलजोल पैदा किए बगैर नामुमकिन है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मुझे इसके लिए वो सब कुछ भी कर गुजरना पड़ेगा जिस पर ज़मीर मुलामत करे। इस हद तक क्यों सोचती हो? ये तो तुम्हारे तदब्बुर पर मुनहसिर है कि खुद को गिराए बगैर काम निकाल लो। वो कुछ न बोली। प्रोफेसर अभी मजीद कुछ कहने वाला था कि फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठा लिया। हेलो। ओ हाँ, अच्छा, तुम वो चीज अभी अपने ही पास रखो। सितारों की चाल यही कहती है। तुम्हें फिलहाल तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं। वो लोग खायब मालूम होते हैं। तुम अगर सामने आ भी जाओ तो तुमसे दूर ही दूर रहेंगे। लेकिन मैं अभी तुम्हें मंजर आम पर आने का मशवरा नहीं दे सकता। बस इतना ही काफी है। विलानी ने रिसीवर रख दिया। फिर वो राफिया से बोला, इमरान था। कल वो लोग किसी तरह जुज़ो को पकड़ ले गए थे। इमरान ने पिछली रात उसे ढूंढ निकाला, उनके पंजे से रिहाई दिलाई, लेकिन अब वो खाइफ है। उन्हें वो चीजें वापस कर देना चाहता है जिसके लिए ये हंगामा हुआ था। जोसेफ कहाँ है? इमरान की दी हुई इत्तला के मुताबिक उसके फ्लैट में है। तो क्या वो लोग उसे घर से पकड़ ले गए थे? इसके बारे में कोई अच्छी खबर नहीं है। शायद इमरान हम पर भी किसी किस्म का शुबा कर रहा है और ये सब कुछ तुम्हारी एक गलती की बिना पर हुआ। तुम्हें जोसेफ को बिच्छू के दाग वाले वाकये से आगाह न करना चाहिए था। मैं नहीं समझी। वैसे मेरा ख्याल है कि मैंने आपसे पूछ लिया था। तुम भूल रही हो। मैंने उसकी इजाजत हरगिज ना दी होगी। वो हमारा निजी मामला था। मैंने उस आदमी को सजा दी थी महज इसलिए कि वो हम लोगों को भी इस मामले में घसीटना चाहता था। लेकिन हुआ क्या? इमरान ने जोसेफ को हिदायत की थी कि वो फ्लैट से बाहर कदम ना निकाले, लेकिन वो किसी की पेशानी पर अकरबनुमा दाग देखकर उसके पीछे दौड़ पड़ा था। इस तरह वो लोग उस पर काबू पा सके। आखिर वो हम पर किस बात का शुबा करेगा? कुछ नहीं, खत्म करो। हाँ, तो वो उस चीज को वापस तो करना चाहता है, लेकिन नहीं जानता कि उनसे कहाँ मुलाकात हो सकेगी। इस सिलसिले में वो मुझसे मदद का ख्वाह है और मेरा ख्याल है कि उसने उसका सुराग पा तो लिया था, लेकिन जोसेफ को हासिल कर लेने के बाद फिर वो उसकी नजरों से ओझल हो गए। जाहिर है जोसेफ जहां से मिला होगा अब वो लोग वहां तो ना होंगे, यकीनन। लेकिन बिच्छू वाले मामले ने मुझे उलझन में डाल दिया है और तब ये बात मेरी समझ में आई है। कहीं जोसेफ ये ना समझ रहा हो कि हम ही लोगों ने उसे फंसवाया है। ओ हाँ, समझे भी तो क्या होगा। प्रोफेसर ने लापरवाही से शानों को जंबिश दी। राफिया के चेहरे पर तशवीश के आसार थे। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इमरान को इस मुसीबत से किस तरह निजात दिलाई जाए। कोई तरीका नहीं। प्रोफेसर ने नफी में सर को जंबिश दी। वो कैसे चला आया था जिसने मेरी तौहीन की थी और सजा के तौर पर अपनी पेशानी पर दाग ले गया था। रूह के मामलात रूह ही जाने। प्रोफेसर कुछ सोचता हुआ बोला, अलबत्ता एक बात है, तुम यकीनी तौर पर इस सिलसिले में कुछ ना कुछ कर सकोगी। मैं? राफिया के लहजे में हैरत थी। वो किस तरह? वो फिर तुम्हारा पीछा करेंगे। क्यों? उन्हें यकीन है कि हम लोग इमरान की कमीनगाह से वाकिफ हैं। तो गोया डरो नहीं। प्रोफेसर सर हिलाकर बोला, तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त बाहर गुजारने की कोशिश करो। मैं नहीं समझी। शहर में सैर व तफरी के बहुत से मौके हैं। इत्तेफाक ही कहना चाहिए कि मिस्टर टी.एच. सिद्दीकी की तरफ से दावत भी मिली है। तन्ना भटकती फिरो तो शायद उन्हें शुबा हो जाए, लेकिन किसी के साथ देखकर वो मकसद की तह तक ना पहुंच सकेंगे। राफिया सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर बाद बोली, इसका मकसद क्या होगा? उन लोगों में से किसी एक को ढूंढ निकालना ताकि इमरान के मामला तय किए जा सके। आखिर आप इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? जोसेफ की वजह से, जिसका मोरिस आला इस मुकद्दस रूह का खादिम था। फिर राफिया ने मौजू को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी। वो ज़हनी खलफशार में मुब्तला हो गई थी। जोसेफ वाला मामला उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचती रही, न जाने क्यों वो इसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी कि गैर इरादी तौर पर वो खुद ही इस वाक़ये का सबब बनी थी। तो क्या प्रोफेसर इमरान के मुखालिफिन की एयानत कर रहा था? अगर ऐसा नहीं था तो पेशानी पर एक मखसूस किस्म का दाग लगाकर क्यों रुखसत कर दिया गया था? ये कैसी सजा थी? सीक्रेट सर्विस के 3 मेंबर उस इमारत की निगरानी कर रहे थे। उनमें सफदर भी शामिल था। दिन के 11 बजे थे और अभी तक इमारत से कोई बरामद नहीं हुआ था। उसकी निगरानी तो पिछली रात ही से शुरू कर दी गई थी। इमरान ने 2 आदमियों को इमारत में दाखिल होते देखा था
लेकिन यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता था कि वहां सिर्फ वही दोनों मुकीम थे या उनके अलावा भी थे। सफदर सोच रहा था कि क्या वो लोग खाइफ हैं। डॉक्टर दाराब की कोठी, जिसका कुछ हिस्सा धमाके से मुनहदम हो गया था, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। गैर मुल्कियों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा था और डॉक्टर दाराब का असिस्टेंट, जो फौरी मौत का शिकार नहीं हुआ था, सुबह होते होते बेहोशी ही की हालत में चल बसा था। सफदर को यही रिपोर्ट मिली थी कि पुलिस उसका बयान नहीं ले सकी। शहर में सनसनी फैल गई थी। दाराब की कोठी के गिर्द पुलिस का पहरा था और माहिरीन धमाके का सबब मालूम करने की कोशिश में लगे हुए थे। महकुमा सुराग रसानी के लिए नई उलझनों ने जन्म लिया था। सफदर बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा क्योंकि कैप्टन फैयाज की बिगड़ी हुई सूरत आंखों में पिर गई थी। सफदर की दानिश में वो इस ओहदे के लिए मौजू नहीं था। ठीक 11:15 बजे उसने इमारत की कंपाउंड में एक छोटी सी कार दाखिल होती देखी। कोई औरत ड्राइव कर रही थी और शायद वही तन्हा थी गाड़ी में। फासला ज्यादा होने की बिना पर खदो खाल का अंदाजा ना हो सका। गाड़ी से उतरने और सदर दरवाजे तक पहुंचने में उसने बड़ी फुर्ती दिखाई थी। सफदर ने महसूस किया जैसे चलने का अंदाज कुछ जाना पहचाना सा हो। दरवाजे का हैंडल घुमाकर वो अंदर चली गई। इसका मतलब यही हो सकता था कि वो या तो खुद यहीं रहती थी या यहाँ के मकीनों से इस हद तक बेतकल्लुफ थी कि घंटी बजाकर उन्हें अपनी आमद से मुत्तला करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। सफदर सोच रहा था कि आखिर शनासाई का एहसास क्यों पैदा हुआ उसे देखकर। ये चलने का अंदाज कहाँ देखा था, कब देखा था? दफातन वो चौंक पड़ा। नर्स ग्रोट रोड, क्या वो ग्रोट रोड थी? कदो कामत में यकीनन उसी से मुमासलत रखती थी। चेहरा अच्छी तरह देख नहीं सका था। देखता भी तो क्या, इतने फासले से सूरत कब पहचानी जा सकती? उसने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और इमारत के फाटक से थोड़े ही फासले पर दोबारा रुककर इंजन की चाल को खामखा घटाता बढ़ाता रहा। फिर स्विच ऑफ करके उतर पड़ा और स्कूटर की देखभाल ऐसे ही पुरतशवीश अंदाज में शुरू कर दी जैसे इंजन में कोई समझ में ना आने वाली खराबी पैदा हो गई हो। फिर ठीक फाटक के सामने रुके रहने को मुनासिब ना समझकर स्कूटर को खींचकर कुछ आगे ले गया। थोड़ी ही देर बाद उसने गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनी और फिर देखा कि इमारत के कंपाउंड में रुकने वाली गाड़ी उसके करीब ही से गुजर गई। जरा दूर जाकर ब्रेक चढ़ाए और फिर वो उल्टी चलती हुई आकर उसके करीब रुक गई। आंखों में बिजली सी चमक गई। ड्राइव करने वाली ने खिड़की से सर निकालकर पूछा था, क्यों रो रहे हो? ये ग्रुट रोड थी, 100% ग्रुट रोड। वही जिंदगी से भरपूर आंखें, वही दमकता हुआ सा चेहरा। शौकी और शरारत से होठों के गोशे थरक रहे थे। इस अचानक दरियाफ्त हाल पर सफदर गड़बड़ा गया। नहीं तो मैं तो नहीं रो रहा, वो अहमकाना अंदाज में बोला और फिर हंस पड़ा। नहीं चलती, पता नहीं क्या हो गया है। सफदर ने स्कूटर की तरफ देखकर मायूसाना अंदाज में हाथों को जंबिश दी। कहीं जरूरी काम से जा रहे थे? बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी काम है। चलो मैं लिए चलती हूँ, शरीफ आदमी मालूम होते हो। लेकिन ये मेरा स्कूटर, इसे यहीं छोड़ दो। यहाँ इतने शरीफ लोग नहीं बसते। अच्छा तो इसे कंपाउंड में धकेल आओ। सफदर ने बहस में पड़ना नामुनासिब समझकर बेचूं चरा वही किया जो कहा गया था। ग्रुट रोड ने उसे अपने करीब ही बैठ जाने का इशारा किया। सफदर ने दरवाजा खोलकर बैठते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। मेरे हमवतन तुम लोगों के लिए बड़ी अपनायत महसूस करते हैं, ग्रुट रोड ने गेयर बदलते हुए कहा। गाड़ी चल पड़ी थी। कहाँ जाओगे? बस रेक्सटन स्ट्रीट के चौराहे पर उतार देना और तुम्हें वहीं छोड़कर चली जाऊंगी। सवाल किया गया। बिल्कुल। क्या मैं अहमक हूँ? पता नहीं, सफदर ने सादगी से जवाब दिया। अरे इसके एवज तुम्हें भी मेरा काम करना पड़ेगा। और फिर क्या तुम अपने स्कूटर को वहीं पड़ा रहने दोगे? खुदा की पनाह, सफदर अपनी पेशानी सहलाता हुआ बड़बड़ाया। मैं कितना बेवकूफ हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या आप वहीं रहती हैं? नहीं, मेरा एक दोस्त का मकान है। तब तो फिर अक्लमंदी का तकाजा यही है कि मैं आपके साथ ही रहूं, वरना सचमुच अपना स्कूटर वहां से ना ले जा सकूंगा, क्योंकि वहां उसे रखते किसी ने नहीं देखा था। बहरहाल अकल आ गई, वो हंस पड़ी। सफदर कुछ न बोला। थोड़ी देर बाद ग्रुट रोड ने कहा, मुझे बोलते रहने का मर्ज है, इसलिए दूसरों को भी खामोश नहीं देख सकती। और मैं ज्यादातर खामोश रहता हूँ इस खौफ से कि कहीं कोई अहमकाना बात जुबान से ना निकल जाए। पता नहीं तुम लोग इतना सोचते क्यों हो। यहाँ के कुत्ते के पिल्ले भी मुझे दानिश्वर मालूम होने लगे हैं। नहीं, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं।
क्या इस जुमले में भी किसी किस्म की मानवीयत पोशीदा है? तुम लोगों की बातों पर बहुत गौर करना पड़ता है, यानी हमारी वजह से तुम भी दानिश्वर होती जा रही हो। वो हंस पड़ी, फिर बोली, रेक्सटन स्ट्रीट के चौराहे पर तुम्हें कितनी देर लगेगी? सिर्फ 10 मिनट। एक दुकानदार से कुछ जरूरी बातें करनी है। उसके यहाँ फोन नहीं है, वरना खुद दौड़े आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बराह करम तुम ना चलना मेरे साथ, क्योंकि वो दुकानदार मेरे बाप के गहरे दोस्तों में से है। मैं समझ गई। गुरु ट्रोट बुरा सा मुंह बनाकर बोली, तुम्हारे यहाँ औरतों और मर्दों के माबैन दोस्ती को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। ऐसे नौजवानों की शादियां बड़ी मुश्किल से होती हैं जिनकी शनासाई गैर औरतों से हो। इसका तस्वुर ही मजाक का खेस है। वो फिर हंस पड़ी, हम तो ऐसे हालात में 1 मिनट भी जिंदा न रह सकेंगे। मजबूरी है, सफदर ठंडी सांस लेकर बोला। तो तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? सवाल ही नहीं पैदा होता। सफदर के लहजे में मायूसी थी। मुझसे दोस्ती करोगे, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर न ले जा सकूंगा। सफदर की आवाज में बला का दर्द पैदा हो गया था। खैर खैर, रेक्सटन का चौराहा करीब है, जहां कहो ठहर जाएं। बस यहीं इस तरफ पार्क कर दो, मैं 10 मिनट से भी कम वक्त लूंगा। सफदर गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ा और चौराहे पर बाएं जानिब मुड़ गया। उसे ग्रुट रोड की इस हरकत पर हैरत थी। क्या वो लोग बाखबर हो गए थे कि उनकी निगरानी की जा रही है? वो कुछ देर के लिए एक जनरल स्टोर में घुसा, ब्लेडों की एक पैकेट खरीदा और कुछ देर सेल्समैन से देसी और विदेशी ब्लेडों के बारे में गुफ्तगू करता रहा।